गया। अगर ये खराब हो जाए तो इन तीनों का और इसका दरमियान कम्युनिकेशन नहीं है। ऐसा हाइड्रोसेफेलस जिसका वजह ट्रांसपोर्ट ऑफ सीएसएफ वेंट्रिकल के बीच में हो और जिसमें वेंट्रिकल की आपस में कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है, उसको नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। कि अगर ये ब्लॉक हो जाए तो इसका कम्युनिकेशन इससे क्या हो जाता है? खत्म, नॉन कम्युनिकेशन। अगर इसका भी हो जाए तो इसका इससे कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। तो अगर वेंट्रिकल के दरमियान फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो इस हाइड्रोसेफेलस का नाम क्या है? नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। तो हाइड्रोसेफेलस को हम मजीद दो में डिवाइड करते हैं। वन इज, हाँ जी, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। ये बात समझ गए। लेकिन अगर फोर्थ वेंट्रिकल से सीएसएफ किधर निकले? सब अरकनाइड स्पेस में, और वहां की क्या चीज काम नहीं कर रहे? वेलाए। तो देखे फिर भी हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, लेकिन सब वेंट्रिकल में कनेक्शन है कि नहीं? लेकिन आगे सिर्फ सब अरकनाइड में मसला है। इसको कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। मतलब इसको हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। तो वार्ड में जब आप लोग काम करेंगे या कोई आप लोगों को रिपोर्ट दिखाएगा, अगर वो डायग्नोज हुआ है सीटी स्कैन के ऊपर नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, तो जहन में ये आना चाहिए कि वेंट्रिकल के बीच में से कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, या फोरामेन ऑफ मोनरो का मसला है, या सेरेब्रल एक्विडक्ट का। अगर इसका मसला है तो इस दोनों का कम्युनिकेशन किसके साथ खत्म हो जाता है? थर्ड। और अगर इसमें मसला है तो थर्ड का किसके साथ? फोर्थ। तो अगर फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन का मसला हो वो नॉन कम्युनिकेटिंग है। तो इसका काज है स्टीनोसिस। का मतलब क्या है? नैरो। स्टीनोसिस ऑफ फोरामेन ऑफ मोनरो या स्टीनोसिस ऑफ सेरेब्रल एक्विडक्ट, इसका दोनों काज है। या तो फोरामेन ऑफ मोनरो ब्लॉक है या सेरेब्रल एक्विडक्ट ब्लॉक है। और इसमें लेके डिफेक्टिव एरेक्नाइड वेलाए, इसमें जो एरेक्नाइड वेलाए है वो डिफेक्टिव हो जाती है। बात समझ गए कि नहीं? कौन सा हाइड्रोसेफेलस डेंजरस है? नॉन कम्युनिकेटिंग कि कम्युनिकेटिंग? ना, जो कहते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग, रेज योर हैंड। हाँ, विच हाइड्रोसेफेलस इज वेरी डेंजरस? हाँ, जो कहते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग, रेज योर हैंड। एक दो, कौन सा? केड़ा? हाँ, 10 हो। हाँ हाँ, ओके। जो कहते हैं कम्युनिकेटिंग, आप किस में? हाँ, कम्युनिकेटिंग आप किस में? ओके ओके, मैं आता हूँ, बिकॉज वाला बात मैं कर रहा हूँ। कम्युनिकेटिंग, आप लोग कम्युनिकेटिंग में है। सिर्फ कितने के नॉन कम्युनिकेटिंग वाले? एक, एक दो त्राए। हाँ जी, कितने? एक। आप किस में हो? तो बॉल पॉइंट इधर मार रहे हो। किधर? कौन से? कम्युनिकेटिंग आना। आंसर इज नॉन कम्युनिकेटिंग इज ऑलवेज डेंजरस। ठीक है ना? नॉन कम्युनिकेटिंग, इसका वजह है, इधर देखे ना। आप लोग अभी कहोगे हाँ यार बिल्कुल ठीक है। इधर फोकस करे, एक्सप्लेन ना करे ना, इधर फोकस करे, समझेगी। इधर देखे, नॉन कम्युनिकेटिंग इज ऑलवेज डेंजरस देनो कम्युनिकेटिंग। अगर किसी का यहाँ पे डैमेज हुआ तो सीएसएफ तो इनिशियल से ही ब्लॉक हो गया, तो प्रेशर राइज होने में कम टाइम लगेगा कि ज्यादा? कम। जितना कम टाइम में प्रेशर बढ़ेगा उतना सिम्टम आने में कम टाइम लगेगा, पेशेंट क्विकली आएगा। अगर पेशेंट का इधर देखे सीएसएफ, बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं आना। अगर सीएसएफ यहां से इधर आ सकता है और फिर इधर से इधर भी आ सकता है तो कम्युनिकेशन तो है ना। लेकिन यहां से किधर जाता है? सब अरकनाइड स्पेस, और वहां में क्या मसला है? तो उस विलायक तक तो आ सकता है ना, तो इतना ज्यादा रास्ता तो कवर कर सकता है। लेकिन प्रेशर डिवेलप होने में क्या लगेगा? ज्यादा टाइम। तो इट इज नॉन डेंजरस। ये स्लोली डिवेलप है, इट इज ऑलवेज क्विकली डिवेलप। ये क्विकली डिवेलप सिम्टम लाते हैं क्योंकि इसकी तो अब फ्लो पे ऑब्स्ट्रक्शन है ना। तो जितना सिम्टम जल्दी आएंगे उतना उसकी सिविरिटी क्या होगी? वो ज्यादा होगी। तो नॉन कम्युनिकेटिंग इज ऑलवेज डेंजरस देन कम्युनिकेटिंग टाइप हाइड्रोसेफेलस। और सिम्टम किस में जल्दी आएंगे? नॉन कम्युनिकेटिंग में। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस में द सिम्टम विल कम वेरी स्लोली। ठीक है, उसमें स्लोली आता है और नॉन कम्युनिकेटिंग में अर्ली आती है। क्लियर है? ओके। नॉन कम्युनिकेटिंग के टाइप्स कौन से है? एनीवन? सॉरी, काजेस क्या है? काजेस? हाँ जी, नॉन कम्युनिकेटिंग के फोरामेन ऑफ मोनरो का ब्लॉक होना, या
पाकिस्तान के अंदर द मोस्ट कॉमन काज ऑफ नॉन कम्युनिकेटिंग इन 99% ऑफ द पीपल इज सेरेब्रल एक्विडक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। ये भी याद रखें कि फोरामेन ऑफ मोनरो की ऑब्स्ट्रक्शन इतनी नहीं होती। लीडिंग काज क्या है? स्टीनोसिस या नेर्विंग ऑफ सेरेब्रल एक्विडक्ट। ये बच्चों में होता है, पैदाइशी कंजेनिटल। अगर बच्चे है वो पैदा हो जाए इस डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन में, तो उस बच्चों में अगर ये तीनों वेंट्रिकल क्या हो जाए, डायलेट हो जाए, तो इस बच्चों की यहाँ पे फंटानेल होती है कि नहीं, ये एरिया बच्चों का क्या होता है? सॉफ्ट। तो प्रेशर क्या हो जाएगा अंदर ज्यादा, तो ये एरिया बाहर पे आएगा। इसको कहते हैं बल्जिंग ऑफ फंटानेल। जब भी बच्चे का ये एरिया बाहर की तरफ, बाल की तरफ बाहर जो है ना स्वेलअप हो जाए, इसका मतलब कि अंदर बच्चे की आईसीपी क्या है? वो रेज है। और रेज आईसीपी के 1000 कार्य है। अगर आप उसको थोड़ा सा क्या करें, पल्पेट, और वो सॉफ्ट हो, उसमें पानी जैसा हो, तो फिर ये हाइड्रोसिफिलिस का केस है। ठीक है। देयर इज नो वे मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हाइड्रोसिफिलिस, वी गो फॉर ओपन क्रेनियोटमी। हम सर्जरी करते हैं, हम क्रेनियोटमी करते हैं, इस केविटी को 2 में डिवाइड करके ब्रेन को ओपन कर देते हैं, और सेरेब्रल एक्विडक्ट को क्या करते हैं? ओपन कर देते हैं। दिस सर्जरी टेक ऑलमोस्ट 15 to 16 आवर्स। ठीक है ना। ये बहुत जो है ना डेंजरस सर्जरी है, जो न्यूरो एनाटमी, और इस सर्जरी के अंदर कोई 14 से 15 डॉक्टर्स की टीम काम करती है। ठीक है ना। एक डॉक्टर का काम नहीं है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है सेरेब्रल एक्विडक्ट इट इज अ वेरी वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर, और ये मिड ब्रेन के अंदर है। सर्जरी ऐसी क्लीन एंड नीट होनी चाहिए ताकि पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन भी ना हो जाए बच्चे को। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन याद रखिए, ऑल अबाउट सीएसएफ और सीएसएफ की फ्लो के बारे में। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। चाहे नॉन कम्युनिकेटिंग हो चाहे कम्युनिकेटिंग, दोनों के लिए द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इज सर्जरी। हम क्या करते हैं? सर्जरी कराते हैं। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट अब जनाब हेडिंग द क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स अब हम स्टार्ट करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूरो एनाटमी। क्रेनियल नर्व्स, इसकी हमने जनाब लिस्ट सिर्फ पढ़ी थी नाम। ठीक है। इसके 12 पेयर्स है। द फर्स्ट क्रेनियल नर्व yesterday we discussed, that is olfactory nerve। olfactory nerve थी ना फर्स्ट, तो हेडिंग दे olfactory nerve। क्रेनियल नर्व्स, इसमें जो सबसे पहली नर्व है दैट इज olfactory nerve। ठीक है जी। olfactory nerve के बारे में लेके, इट इज अ क्रेनियल नर्व नंबर 1। ठीक है। इट इज क्या नीचे लेके CN इज इक्वल टू 1। CN स्टैंड फॉर क्रेनियल नर्व 1, ये 1 नंबर है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें लेके नेचर, इसकी नेचर क्या है? 2 चीजें याद रखें। जो क्रेनियल नर्व हमने पढ़े हैं, कुछ नर्व सेंसरी होते हैं, कुछ मोटर होते हैं, कुछ मिक्स नर्व होती है। मतलब ये है कि सम नर्व ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी फंक्शंस, सम मोटर फंक्शन के लिए होते हैं। कुछ नर्व ऐसी है जिसमें सेंसरी मोटर दोनों होती है। olfactory nerve is a pure sensory nerve। ये कौन सी नर्व है? सेंसरी नर्व है। सो इट इज प्योर सेंसरी नर्व। ठीक है जी। इसकी फंक्शन आप लोगों को आनी चाहिए। olfactory nerve, इसकी फंक्शन क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। ये किसके लिए होता है? सेंस ऑफ स्मेल के लिए। तो फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है जी। ये इसके एमसीक्यूज हैं। फंक्शन के बारे में याद रखना है कि ये सेंस ऑफ स्मेल के लिए होता है। किसी चीज की सूंघाई, अगर हम किसी चीज को सूंघते हैं, हमें डिफरेंट जनाब स्मेल का पता चलता है। दैट इज ऑल अबाउट olfactory nerve। ठीक है। olfactory nerve 2 होते हैं, क्योंकि ये पेयर्स में होती है, एक लेफ्ट नोज के लिए और एक राइट के लिए। तो लेफ्ट एंड राइट olfactory nerves एंड बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। ओके जी। नेक्स्ट इसमें यह है कि ये कहाँ से पास होती है? क्रिब्रिपाम प्लेट ऑफ इथोमाइड बोन। कल हमने बात बताई थी, स्ट्रक्चर थ्रू विच इट पास, मतलब वो स्ट्रक्चर जिससे ये नर्व क्या हो जाती है? पास। तो क्या लिखना है? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथोमाइडल बोन। ठीक है जी। दिस इज आल्सो वन ऑफ द फेवरेट एमसीक्यूज क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनर, कि वो कौन सी स्ट्रक्चर है जहां से olfactory nerve पास होती है। yesterday we discussed cribriform plate of ethmoidal bone present in the anterior cranial fossa।
ठीक है जी, यहाँ से पास होती हैं। ओके, अगर इसकी जनाब डैमेज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज डैमेज टू olfactory नर्व, इससे या तो कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन या पार्शियल लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लेके डैमेज टू olfactory nerve लीडिंग टू पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ डैमेज। अगर इसकी डैमेज कम हो चुकी है तो पार्शियल लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन हो सकती है, अगर कंप्लीटली डैमेज हो जाए तो कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन हो सकती है, विच इज नोन एज अगर एक बंदा है उसको स्मेल की सेंसेशन नहीं हो रही, ऐसे कंडीशन को मेडिकल में हम क्या कहते हैं, एनोस्मिया। इसको हम क्या कहेंगे, एनोस्मिया। एनोस्मिया इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन। क्लियर है? एनोस्मिया सिमिलर लाइक इंसोम्निया। इंसोम्निया तो स्लीप डिस्टर्बेंस है, लेकिन एनोस्मिया के अंदर पेशेंट को या किसी चीज की सूंघाई नहीं आती। ठीक है, पेशेंट कहते हैं कि मुझे फॉर एग्जाम्पल स्मेल सेंसेशन नहीं हो रही, पार्शियल या कंप्लीट। हम फिर मेडिकल फील्ड में जब डीपीआर जानते हो ना, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट इसको कहते हैं, या फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री टेकिंग रिपोर्ट जो हम लेते हैं, तो पेशेंट कहते हैं कि यार मुझे किसी चीज की सूंघाई का पता नहीं चलता, हम कहते हैं द पेशेंट कंप्लेंट ऑफ एनोस्मिया। एनोस्मिया का मतलब लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन। तो अगर olfactory नर्व डैमेज हो जाए देयर विल बी एनोस्मिया, लेकिन हर एक एनोस्मिया इज नॉट ऑलवेज olfactory नर्व डैमेज। तो लेके काजेज ऑफ एनोस्मिया के मजीद और कौन कौन सी काजेज है, उसी टाइम एज अ डॉक्टर हमें सोचना चाहिए कि लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन के मजीद काजेज कौन कौन सी हैं। तो लेके काजेज ऑफ एनोस्मिया। एनोस्मिया की काजेज नंबर 1, ट्रोमा टू द नोज। अगर नोज को ट्रोमा हो जाए तो उसके अंदर जनाब नोज के अंदर ये सेप्टम डिविएट हो सकती है। क्या हो सकती है? डेविएशन। इसको कहते हैं डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम। तो अगर ये सेप्टम डिविएट हो जाए इस साइड पे, फिर इस नोस्ट्रल की रास्ते को क्या करेगी? ब्लॉक। तो अगर आप किसी चीज की सूंघाई करते हैं वो स्मेल अंदर नहीं जाएगी, तो अगर olfactory नर्व ठीक भी है तो उधर तक स्मेल नहीं पहुंचेगी, सो देयर विल बी एनोस्मिया। तो लेके ट्रोमा टू द नोज कैन कॉज नेजल डिफॉर्मिटी। ये क्या करा सकती है? नेजल डिफॉर्मिटी। ट्रोमा टू नोज, या इसको हम क्या कहते सकते हैं? नेजल ट्रोमास। इसको हम क्या कह सकते हैं? नेजल ट्रोमा। पंच से भी हो सकती है, या बॉक्सर्स के अंदर कॉमन है, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर कॉमन है। तो अगर नोज को ट्रोमा हो जाए जिसमें नोज की जो नॉर्मल एनाटमी है वो मतलब खराब हो जाए, डिफॉर्मिटी आ जाए, ये टेढ़ी हो जाए, तो मतलब दूसरी साइड पे जो नॉस्ट्रल है वो बंद हो जाएगी। जब बंद हो जाएगी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उससे इंसान को स्मेल सेंसेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ द नोज। हर वो डिजीज जिससे नोज की क्या हो सकती है? हाँ जी, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ नोज, हर वो कंडीशन जो नोज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन करा सकती है, उससे भी जनाब एनोस्मिया के चांसेस हो सकती है। फॉर एग्जांपल डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम। डेविएटेड नेजल सेप्टम, इससे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है कि नहीं? इसको हम सिंपली कहते हैं डीएनएस। फॉर एग्जांपल नेजल पोलिप्स। क्या चीज? नेजल पोलिप्स। ये गोश्त का टुकड़ा होता है। कभी कभार बाज लोगों के अंदर नोज में गोश्त का एक टुकड़ा जो है ना वो बढ़ जाता है। जब वो बढ़ता है इट एक्ट एज अ बाल, और वो बाल लाइक स्ट्रक्चर नोज को अंदर से क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है, कैन कॉज एनोस्मिया। फिर जनाब नेक्स्ट लेके नेजल ट्यूमर्स हो सकती है कि नहीं? नोज के अंदर अगर ट्यूमर आ जाए तो ट्यूमर एज अ मास, ट्यूमर भी क्या है? मास है, वो भी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन करा सकती है। और नेक्स्ट लेके साइनोसाइटस। किसके अंदर? साइनोसाइटस। तो अगर साइनोसाइटस हो जाए, सिक्रीशन अंदर रिटेन हो जाए, हम कहते हैं यार मेरी नाक बंद है, इसका मतलब जो सिक्रीशन ने बाहर आना था वो क्या हो जाता है? बंद हो जाती है। फिर ये पूरा हेड भी दर्द करता है, फीवर भी होता है, और किसी चीज की सूंघाई भी नहीं मतलब महसूस करती। तो साइनोसाइटस, दिस इज मैक्सिलरी साइनस। इसकी इन्फ्लेमेशन को मैक्सिलरी साइनोसाइटस कहते हैं। यहाँ से सिक्रीशन किधर आती है? नोज।
तो अगर यहाँ से सिक्रीशन नोज की तरफ ना आए, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो सिक्रीशन इधर रिटेन होगी, तो ये पूरी एरिया इंसान पे फिर हैवी महसूस होता है, हैवीनेस ऑफ द मैक्सिला एंड फ्रंटल बोन। क्लियर है? तो दीज ऑल आर द काजेस विच वी डिस्कस इन ईएनटी। लेकिन सारे ये वो काजेज है जिससे नेजल क्या हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन, एंड दे कैन कॉज एनोस्मिया। नेक्स्ट कंडीशन विच कैन कॉज एनोस्मिया इज कॉलमैन सिंड्रोम। कौन सी? कॉलमैन सिंड्रोम। ये जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। कॉलमैन सिंड्रोम के अंदर देयर इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम, इट रन इन दी फैमिलीज। ये वो कंडीशन है जो फैमिली में क्या कर सकता है, रन करता है। मतलब यह है कि ये फैमिली टू फैमिली ट्रांसफर हो सकती है, कॉलमैन सिंड्रोम। और कॉलमैन सिंड्रोम ये यंग फीमेल में होती है। किसमें? यंग फीमेल। इसमें दो चीजें आती है। अगर देखे कहते हैं कि अगर यंग फीमेल हो, यंग फीमेल, उसमें क्या चीज आ जाए, एनोस्मिया। हमने भी एनोस्मिया की बात करते हैं। अगर यंग फीमेल कंप्लेंट करे किस चीज की, एनोस्मिया प्लस एमेनोरिया, उसकी मेंसेस भी नहीं आ रही, ठीक है, फ्रॉम लास्ट 3 to 4 months, 3 से 4 मंथ तक अगर उसकी मेंसेस नहीं आई है और साथ में उसको क्या है, एनोस्मिया, एंड देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा एनीथिंग, थिंक अबाउट कॉलमैन सिंड्रोम। क्लियर है? सो कॉलमैन सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनोस्मिया प्लस एमेनोरिया। क्लियर है? इसके साथ एमेनोरिया का होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गायनी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लियर है? ये सिर्फ आप लोगों का कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए कह रहा हूँ कि एनोस्मिया इज नॉट ऑलवेज अल्फैक्टरी नर्व डैमेज, बट अल्फैक्टरी नर्व डैमेज कैन कॉज ऑफ एनोस्मिया। लेकिन एनोस्मिया के कई और काजेज भी हो सकते हैं, जैसा कि ट्रोमा टू द नोज, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ द नोज एंड कॉलमैन सिंड्रोम। क्लियर है? ओके। किसी चीज की अगर हम चीज की स्मेल को सेंस करते हैं तो ये सेंसरी फंक्शन है कि मोटर? सेंसरी। इसलिए इट इज सेंस ऑफ स्मेल, इसलिए इस वजह से ये नर्व क्या है, प्योर सेंसरी नर्व है, ये मोटर वगैरह नहीं है। तो दिस इज जस्ट ऑल अबाउट अल्फैक्टरी नर्व, एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट नर्व ऑफ ऑल नर्व। जितने भी क्रीनियल नर्व है इन सब के अंदर शॉर्टेस्ट नर्व है, क्योंकि ये ब्रेन से निकलती है, नोज में आ जाती है। सो दैट इज द शॉर्टेस्ट नर्व ऑफ ऑल नर्व। तो इसका एक ये याद रखें कि नेचर क्या है, इसका फंक्शन तो सबको पता है, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से पास होती है ये सब। इथोमाइडल बोन फ्रैक्चर अगर क्या हो जाए, इथोमाइडल बोन फ्रैक्चर हो जाए, उसके बाद किसी को लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन हो, विच नर्व विल बी गॉन, olfactory, क्योंकि इट इज पासिस फ्रॉम दिस इथोमाइडल बोन। क्लियर है? इसलिए ये चीज उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ऑप्टिक नर्व। ठीक है, द सेकंड नर्व दैट इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व सेकंड क्रेनियल नर्व है। ठीक है जी, ऑप्टिक नर्व दैट इज ऑप्टिक नर्व। ओके जी, ऑप्टिक नर्व इट इज अ क्रेनियल नर्व नंबर 2। ये सी एंड क्या है, 2, क्रेनियल नर्व नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लेके इसकी नेचर क्या है, ऑप्टिक नर्व इज प्योरली सेंसरी। ये भी क्या है, सेंसरी। अभी तक मोटर नर्व नहीं आई है। अल्फैक्टरी और ऑप्टिक दोनों ये क्या है, ये सेंसरी है। ठीक है जी, इसकी कहां से पास होगी, स्ट्रक्चर थ्रू विच पास ऑप्टिक कैनाल, वेरी गुड, थ्रू विच it passes from optic canal present in the middle cranial fossa। ये कहाँ पे है, मिडल क्रेनियल फोसा में। एक्सीडेंट देखिए वो कल वाला लिस्ट अभी फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो ऑप्टिक कैनाल से ये पास होती हैं, ये इसका इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है। फंक्शन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। ये किसके लिए में काम करता है, विजन में। किसी चीजों को देखने में कौन सी नर्व काम करती है, ऑप्टिक नर्व। अगर हम किसी चीज को देखते हैं और वो हमें सही तरीके से नजर नहीं आती, और अगर हम आईज को देखें, इसमें स्क्लेरा ठीक है, इसमें कोर्निया ठीक है, इसमें लेंस ठीक है, इफ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ आईज इज वेरी ओके बट स्टिल यू कांट सी द थिंग्स प्रॉपरली, इफ नर्व इज डैमेज दैट विल बी ऑप्टिक नर्व। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, ये विजन के लिए होता है। ठीक है जी, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व इसकी माइलिन शीट की अगर बात हम करें, ऑप्टिक नर्व की माइलिन शीट, ये जो पॉइंट है ये बड़े बड़े लोगों को पता नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को इसका कंसेप्ट दे रहा हूँ कि यहाँ पे लेके ऑप्टिक नर्व माइलिन शीट इज फॉर्म बाय ऑप्टिक नर्व
माइलिन शीट इज फॉर्म बाय डैश। कहते हैं कि जो ऑप्टिक नर्व है इसके इर्द गिर्द जो माइलिन शीट है ये किसने बनाई है? आंसर इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये किस सेल ने बनाई है? ओलिगोडेंड्रोसाइट। इट इज वन ऑफ द स्ट्रोमल सेल। ये सपोर्टिंग सेल्स में हमने पढ़ा है। और ओलिगोडेंड्रोसाइट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक माइलिन शीट इन सीएनएस। तो ऑप्टिक नर्व ये आप लोगों को बताने लगा हूं कि इसका क्वेश्चन क्यों आता है और इसमें लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखें, अगर हम ये कंसेप्ट सारे देख लें, हाँ, ये जाकर किसी पे अप्लाई करें, दिस इज ब्रेन, फोर ब्रेन, फिर क्या है? मिड ब्रेन, फिर पोन से, और इसके नीचे क्या है? मेडुला ओब्लांगेटा, और इसके नीचे क्या स्टार्ट होता है? स्पाइनल कार्ड। ऊपर ब्रेन है, नीचे स्पाइनल कार्ड है। अगर हम यहां से लेके यहां तक देखें, दीज टू दे आर कॉल्ड सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एनीथिंग विच इज आउटसाइड ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, बाहर, वो किसके जिम्मे आएगा? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चाहे सीएनएस हो चाहे पीएनएस हो, दोनों की जो स्ट्रक्चरल यूनिट सेल्स है वो न्यूरॉन्स है, दोनों की न्यूरॉन्स है। इधर फोकस करेंगे, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3। दिस इज डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन, ऐसा होता है ना। अब देखिए, ये एक सेल बॉडी है न्यूरॉन की, तो इससे अपना क्या निकला होगा? एक्सॉन। ये दूसरे न्यूरॉन की क्या है? सेल बॉडी, इससे अपने एक्सॉन। ये डेंड्राइट तो छोटे छोटे होते हैं इस तरह। ये नेक्स्ट सेल बॉडी, इससे अपना क्या निकला होगा? ये सारे क्या है? एक्सॉन है, और ये सारे क्या है? सेल बॉडी। ब्रेन को जब न्यूरोलॉजिस्ट खोलते हैं तो बहुत सी न्यूरॉन की जो क्या चीज इकट्ठी हो चुकी है? सेल बॉडीज। ये ब्रेन की साइडों पे होती है। ये ब्रेन के किस एरियाज पे होती है? साइडों पे। इसको पेरिफेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिफेरी। यहाँ पे बहुत सी न्यूरॉन की क्या इकट्ठी हो गई है? तो इससे अपने अपने क्या निकले हैं? एक्सॉन। एक्सॉन की जो बंडल है ये ब्रेन की सेंटर में आती है। कहाँ पे आती है? सेंटर में। लेकिन जो सेल बॉडी की बंडल है वो कहाँ पे होती है? पेरिफेरी में होती है। क्लियर है? ओके, इधर देखें, ये हमारे पास, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? व्हाट इज दिस? स्पाइनल कार्ड। अब यहाँ पे ये मैं क्या बना रहा हूँ? बहुत से न्यूरॉन की सेल बॉडी, और ये बहुत सी न्यूरॉन की, यहाँ पे उल्टा कंसेप्ट है। बहुत सी न्यूरॉन की सेल बॉडी स्पाइनल कार्ड की सेंटर में होती है, लेकिन एक्सॉन कहाँ की तरफ जा रही है? पेरिफेरी की तरफ जा रही है। क्लियर है? अब यहाँ पे इसको देखे, इसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ व्हाट? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, बॉडीज, क्योंकि ज्यादा न्यूरॉन है इन ब्रेन। ये किसके अंदर बात कर रहे? ब्रेन। इसको ग्रे मैटर कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन नाम सुना है ना? इट इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडी ऑफ मेनी न्यूरॉन। लेकिन ये क्या है? ग्रुप ऑफ, यस, एक्सॉन ऑफ, ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन वेयर? ब्रेन। ठीक है, इसको व्हाइट मैटर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? यस, व्हाइट मैटर। ठीक है, दिस इज व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर न्यूरॉन की किस चीज की ग्रुप को कहते हैं? सेल बॉडी। और व्हाइट मैटर किस चीज की ग्रुप को? एक्सॉन। ग्रे मैटर इन द ब्रेन प्रेजेंट इन द पेरिफेरी, व्हाइट मैटर प्रेजेंट इन द सेंटर। ग्रे मैटर इन स्पाइनल कार्ड प्रेजेंट इन द सेंटर, बट व्हाइट मैटर इन द पेरिफेरी। क्लियर है? ओके। किस चीज के इर्द गिर्द माइलिन शीट होता है? एक्सॉन। इस एक्सॉन के इर्द गिर्द जो शीट है उसको क्या कहते हैं? माइलिन शीट। और इस माइलिन शीट को जब सर्जन बाहर से देखता है, इट लुक लाइक व्हाइट। ये कैसे दिखता है? व्हाइट। इसलिए एक्सॉन बंडल को माइलिन शीट की वजह से व्हाइट मैटर कहते हैं। क्लियर है? अब इधर फोकस करेंगे तो समझ आएगी। कंसेप्ट बहुत गहरी है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये बहुत सी न्यूरॉन की क्या चीज इकट्ठी हो गई? सेल बॉडी। तो इससे अपने क्या निकले होंगे? एक्सॉन। अब ये सेल बॉडी तो है, सेल बॉडीज, लेकिन ये किसके अंदर है? इन पीएनएस। अब ये ब्रेन स्पाइनल कार्ड से बाहर की बात है, तो किसकी बात हो रही है? अगर सेल बॉडी कहाँ पे इकट्ठे हो जाए? पीएनएस। इसको गैंग्लिया कहते हैं। दैट इज कॉल्ड गैंग्लियास। गैंग्लियन का नाम सुने ना? इसको हम गैंग्लिया कहते हैं। लेकिन अगर ये चीज क्या है? ये क्या चीज है? ग्रुप ऑफ एक्सॉन से, सुन ले, हाँ, एनपीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें अगर किस चीज की कलेक्शन हो जाए?
एक्सान, इसको नर्व कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नर्व, इसको क्या कहेंगे, नर्व कहते हैं। अगर एक्सान की बंडल इधर पे है तो ये पीएनएस है कि सीएनएस, पीएनएस है, तो ये क्या होगी, नर्व। और अगर वो नर्व अल्ना बोन के साथ जाएगी तो अल्नर नर्व, रेडियस बोन के साथ जाएगी, अगर इसके दरमियान से जाएगी मीडियन नर्व। ये नर्व इस तरह बनती है। कहने का मतलब ये है कि नर्व इज अ बंडल ऑफ एक्सान इन पीएनएस, लेकिन सेम बंडल ऑफ एक्सान इन ब्रेन इज कॉल्ड व्हाइट मैटर, उसको व्हाइट मैटर कहते हैं। अब इधर सुन ले, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्रेन का हिस्सा है या पीएनएस का हिस्सा है। एसी स्ट्रक्चर सुन ले, एसी स्ट्रक्चर जिसकी इर्द गिर्द मेनिंजेस हो, क्या चीज हो, मेनिंजेस, डूरा मैटर, अराक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, 3, कवरिंग जिसको कहते हैं, कवरिंग ऑफ सीएनएस, सीएनएस में ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। कौन कौन सी कवरिंग है, डूरा मैटर, अराक्नॉइड मैटर, पाया। एनी स्ट्रक्चर विच इज कवर्ड बाय दीज 3 थिंग इट विल बी द पार्ट ऑफ सीएनएस। ये किसका हिस्सा होगा, सीएनएस। पीएनएस इज नॉट कवर्ड बाय दीज मेनिंजेस, हर वो चीज जो इस कवरिंग में नहीं हो तो वो किसका हिस्सा होगा, पीएनएस का हिस्सा होगा। अब इधर फोकस करें, कहने का मतलब ये है कि हम पढ़ते हैं जनाब, फॉर एग्जाम्पल नोज, नोज इज अ पार्ट ऑफ पीएनएस, इसके अंदर बंडल ऑफ एक्सान इज नर्व, नर्व, बंडल ऑफ एक्सान इज नर्व। और अगर वो नर्व आपकी सेंस ऑफ स्मेल को कंट्रोल करती है उसको अल्फैक्टरी नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फैक्टरी नर्व। अब क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इधर ब्रेन से सुन ले, हाँ ब्रेन से इस तरह, ब्रेन का ये पाया मैटर है, बिल्कुल ये अराक्नॉइड मैटर है और ये क्या है, ड्यूरा मैटर है। अब इधर देखें, ये ब्रेन से जनाब मुख्तलिफ क्या चीज निकली है, बंडल्स ऑफ एक्सान निकली है, और ये बंडल्स ऑफ एक्सान रेटिना में गई है आइस के अंदर। किधर गई है, रेटिना में, आइस के अंदर, क्लियर है। अब इधर देखें, लेकिन ब्रेन से लेके कहां तक, आइस तक, इस एक्सान का पीछा भी नहीं छोड़ा है किन लोगों ने, मेनिंजेस ने। सो दिस बंदा, ये जो पार्ट है, ये एक्सान बंडल, इट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ सीएनएस, इट इज अ पार्ट ऑफ सीएनएस। तो ये व्हाइट मैटर होगी कि नर्व, व्हाइट मैटर। रियलिटी में ये क्या है, व्हाइट मैटर है, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट इसको नर्व का नाम देते हैं। इसे फॉल्स नर्व, इसको क्या कहते हैं, सूडो नर्व, सूडो मीन फॉल्स, कि नर्व नहीं है, लेकिन उसको हम किस हिसाब से लेते, नर्व। और ये किसको सप्लाई करती है, आई, तो दैट इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व वाहिद नर्व है कि इसके इर्द गिर्द स्टिल आइस तक क्या चीज गई है, मेनिंजेस गई है। जितने भी क्रेनियल नर्व अलग और है 11 पेयर, वो किसका हिस्सा है, पीएनएस। तो उस नर्व तो बंडल ऑफ क्या है, एक्सान, तो इसके इर्द गिर्द क्या होगा, माइलिन शीट। तो पीएनएस में माइलिन शीट कौन बनाता है, श्वान सेल, कल बताया था ना, कौन बनाता है, श्वान सेल। लेकिन ऑप्टिक नर्व ये किसका पार्ट है, ये सीएनएस, तो उसका माइलिन शीट ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाता है। क्लियर है कि नहीं, ये जाकर जिससे भी पूछ ले किसी को नहीं आता, ठीक है ना। इसको तो नर्व कहते हैं, लेकिन ये नर्व नहीं है, ये असल में व्हाइट मैटर है, लेकिन जस्ट इसको हमने ब्लाइंडली नर्व में रखा है। अब इधर देखे, सुन लेना, तो अभी मजीद मजा आएगा कि इसमें क्या कंसेप्ट है। पेशेंट है, उसको ब्रेन एब्सेस है, क्या चीज है, एब्सेस का मतलब पस अक्यूमुलेशन, इन्फेक्शन में पस बनती है, पीप बनती है ब्रेन में। सुन ले, ब्रेन में, ब्रेन क्या है, एब्सेस है, या ब्रेन इन्फेक्शन को मेनिंजाइटिस कहते हैं, या ब्रेन के अंदर ट्यूमर है, रसूली है, या हाइड्रोसिफिलिस है। कोई भी ब्रेन के अंदर, ब्रेन की जो केविटी है, क्रीनियल केविटी, इट इज अ फ्लेक्सिबल केविटी के फिक्स केविटी, फिक्स के कैसे फ्लेक्सिबल है, इट इज अ फिक्स केविटी। बच्चों में ये फ्लेक्सिबल है, उसमें फोंटानेल है, 2 साल के बाद ये केविटी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। अब देखें, कोई भी ऐसा कंडीशन ब्रेन में जो SOL कराए, स्पेस ऑक्यूपाई लीजन, मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस इन द ब्रेन, वो ब्रेन ट्यूमर हो सकती है कि नहीं, ट्यूमर कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी कि नहीं, ब्रेन एब्सेस ऑक्यूपाई करेगी कि नहीं, हाइड्रोसिफिलिस ऑक्यूपाई करेगी कि नहीं। एनी प्रॉब्लम विच कैन ऑक्यूपाई सम स्पेस इन द ब्रेन, इट विल इंक्रीज ICP, इससे क्या हो जाती है, ICP। तो ICP में ब्रेन के ऊपर प्रेशर क्या है, ज्यादा। और अगर आप लंबर पंक्चर करेंगे, आप होल क्रिएट करेंगे, तो वो प्रेशर के लिए आपने जगह दी, तो ब्रेन का पूरा प्रेशर एकदम किस पे आएगा, इस होल पे जो आपने नीडल से दिया है, तो सारा चीज से बाहर आएगा, बंदा मर जाएगा।
और इसकी जो ब्रेन का हाई प्रेशर है, इससे ब्रेन का पार्ट हर्निएट हो सकता है, इट कैन कॉज ब्रेन हर्निएशन। जब आईसीपी रेज हो तो आप लंबार पंक्चर नहीं कर सकते। तो कैसे पता चलेगा किस बंदे का आईसीपी क्या है, रेज है? जब आईसीपी रेज हो जाए, आईसीपी रेज, तो ब्रेन तो फिक्स कैविटी है, प्रेशर अपने लिए कहीं ना कहीं पे जगह ढूंढेगी। उसका एक जगह है कि ये प्रेशर इस नर्व के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ये तो इसके साथ फ्री आ रही है ना। तो जब भी आईसीपी रेज होती है तो प्रेशर इस नर्व के साथ किस पे आती है, रेटिना। और रेटिना के अंदर अगर प्रेशर ज्यादा हो जाए तो ऑप्टिक नर्व जहां पे खत्म होगी रेटिना में, उस लेवल पर प्रेशर ज्यादा की वजह से एक्सिस फ्लूइड की रिटेंशन होगी कि नहीं, इसको एडीमा कहते हैं। अगर आप आईसीपी रेस को मालूम करना चाहे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास बंदा भेजे, अगर वो देखे कि रेटिना के ऊपर क्या है, एडीमा है, इसका मतलब कि ऊपर ब्रेन में प्रेशर ज्यादा है। सो वेन एवर देयर इज रेज आईसीपी देयर विल बी एडीमा इन द रेटिना। Why raised ICP can cause edema in the retina? Because optic nerve directly connected to the brain and eye. ये इसका ये कंसेप्ट है। तो जब आप आईसीपी में एलपी करते हैं, लंबर पंक्चर, सबसे पहले पेशेंट को किसको रेफर करना चाहिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को। अगर आईसीपी रेज है तो आप लंबर पंक्चर नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेन हर्निएशन के चांसेस ज्यादा है। और अगर आईसीपी रेज नहीं है तो आप फिर क्या कर सकते हैं, लंबार पंक्चर कर सकते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? जिस जगह पे रेटिना के अंदर क्या चीज खत्म होगी, ऑप्टिक नर्व, इसको पेपेला कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपेला इज द एंड पॉइंट ऑफ ऑप्टिक नर्व इन द रेटिना। वहां पे आपको क्या नजर आएगा, एडीमा। इसको पेपेली एडीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपेली एडीमा। पेपेली एडीमा इन द आई इज अ साइन ऑफ रेज आईसीपी। बात समझ गए कि नहीं? तो जब भी आईसीपी रेज पेशेंट आप सस्पेक्ट करते तो हमने कौन सी एग्जामिनेशन करनी है, आईज में करनी है, क्योंकि आई का ताल्लुक ब्रेन के साथ डायरेक्ट है। कोई समझ गए क्या नहीं? तो ये पॉइंट आपको इसलिए बताया कि जो नर्व है ना, नर्व, वैसे नर्व तो किसके पार्ट है, पीएनएस, और पीएनएस की नर्व में माइलिन शीट श्वान सेल बनाता है, लेकिन दिस इज द ओनली एक्सेप्शन कि वो है नर्व, लेकिन इसकी माइलिन शीट ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाती है। क्लियर है? यहां तक आज के लिए याद रखें, कल इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। ठीक है? दिस कंसेप्ट इज हाई यील्ड कंसेप्ट। ठीक है? तो इसको, सो वेन एवर यू सस्पेक्ट आईसीपी रेज इन अ पेशेंट, यू हैव टू गो फॉर ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन। और ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, पेपेली एडीमा देखेंगे। ठीक है? 10:15 है, 11:15, 18, 11:30 पे स्टार्ट करता हूँ, 10 मिनट सिर्फ ब्रेक करें। ठीक है?